चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के बारे में जानेंगे, मतलब करेंसी के बारे में जानेंगे। आपको तो मालूम होगा कि भारत की करेंसी क्या है, तो रुपया है। तो आज की जो बात है ना, मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा के इतिहास और मुद्रा के क्या कार्य है और मुद्रा का कैसे विकास हुआ, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और साथ में किस देश का मुद्रा क्या है, ठीक है ना, इन सारी बातों पर आज की वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। देखिए, मुद्रा क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए करेंसी क्या है। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का एक माध्यम है, विनिमय का आदान प्रदान का। मतलब मान लो मुद्रा है तो पैसा होता है, पैसा को ही तो हम लोग मुद्रा कहते हैं। पैसा लेकर रुपया देंगे, सामान लेंगे, तो क्या विनिमय कर रहे हैं। तो विनिमय का एक माध्यम होता है जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। मतलब देखो, अगर मुद्रा नहीं होता ना तो हम लोग का जीवन, मतलब मुद्रा जो है ना, हम लोग का जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या लग गया ससुरी? हाँ, मुद्रा क्या है? तो हम लोग के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना हम लोग का जीवन एक क्षण नहीं चल सकता। सोचिए, पैसा नहीं होगा तो कौन सामान मिलेगा? नहीं, ससुरी भूखले मरने पड़ जाएगा। ऐसा ही है, एगो तो आजकल लोग अपना बाल उखाड़ कर नहीं फ्री में देने वाला है। तो मुद्रा क्या, एक विनिमय का माध्यम है जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। वो मुद्रा कहीं भी लेकर जाएंगे तो हमें वस्तुएं मिल सकती है, उससे खरीद बिक्री कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो करेंसी मतलब मुद्रा किसे कहेंगे? तो लिख सकते हैं कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपया है, हम बाजार गए तो भाई हमको जौन जौन चीजें चाहिए वो चीज हम खरीद लेंगे। अब मान लो कौन औरत जा रही है बाजार, तो भाई उसको जौन जौन 16 श्रृंगार का सामान चाहिए वो तो खरीद लेगी। औरत के संग बाजार भूलियो को मत जाएगा, तो इतना ना चूना लगा देगी, सबकी जिंदगी भजकते रह जाएगा। तो वो कहने का मतलब क्या है, मुद्रा एक माध्यम है जिसके द्वारा आदमी अपनी आवश्यकता पूरी करता है। ठीक है ना, मुद्रा समझ गया। अब देखो मुद्रा क्या समझ गया। अब मुद्रा का इतिहास क्या है? अभी तो आपका पैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले के जब जमाना था उसमें मुद्रा नहीं चलता था, उसमें वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान होता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होगा सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान। मान लो कि मेरे पास चावल है, मैं चावल देकर आपसे गेहूं ले सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु देकर सामान लेना। अब मान लो कि आपसे मुझे बकरी लेना, मेरे पास गाय है तो हम अपना गाय दे देंगे, आपसे क्या हो जाएगा, बकरी ले लेंगे। तो पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शुरू में अगर मुद्रा के देखी जाए विकास कैसे हुआ, तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद आपका वस्तु का मुद्रा बना दिया गया। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब सुने, वस्तुओं का आदान प्रदान। फिर धातु का मुद्रा आ गया, मतलब धातु तो समझ है ना, लोहा हुआ का सिक्का उकाने लगा। अपन देश था भाई सोना का चिड़िया था, इसमें सोने का मतलब क्या हो गया, मुद्रा आने लगा, सोने की मुद्रा आने लगा। सोने की मुद्रा हम लोग नहीं, सोने का तो वो अलग कीमत था, सोना तो उसका अलग कीमत है, और उसको सिर्फ हम लोग विनिमय का एक माध्यम बना लिए थे। उतना नहीं जानते थे हम लोग कि भाई सोना है तो इसका बहुत ज्यादा। अब ना सोना का एक ग्राम सोना का बहुत ज्यादा कीमत हो गया है, ठीक है। तो मालूम है ना, जो सोना होता है वो शुद्ध 24 कैरेट का नहीं होता, 22 कैरेट का ही बनता है, ठीक है। 24 कैरेट का बन जाएगा शुद्ध तो भाई मुलायम हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा वो, समझ में आइए, समझिएगा आप ध्यान से। तो मुद्रा का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। पहले के जमाने में मुद्रा क्या था, वस्तु मुद्रा था, यानी वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान करी जाती थी, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती थी। क्या कही जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का आदान प्रदान। मान लो कि मेरे पास जो आवश्यकता है, मैं एक बात और थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में तरह तरह की मुसीबतें थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। होता क्या, मान लो कि मैं आपको गाय दे रहा हूँ, एक बकरी ले रहा हूं, तो साला हमको घाटा नहीं हो रहा है? घाटा हो रहा है कि नहीं? गाय और बकरी में अंतर नहीं है, तो वस्तु का तो आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या किया, 10 किलो चावल दिया, 10 किलो चावल दिया, मुझे लेना घी है, घी लेना है। अब सोचिए 10 किलो चावल लिए थे, क्या 10 किलो घी देगा? नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाइयां होती थी, लोगों को बहुत क्षति पहुंचती थी, जिसके कारण से इसको हटाने की कोशिश करी गई और इसको हटाकर ला दी गई मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मतलब मुद्रा ला दी गई। और इसके माध्यम से क्या होता है, अब कोनो दिक्कत नहीं है, पैसा फेंकिए, जितना किलो है उतना किलो उठा लीजिए पैसा के माध्यम से। विनिमय के एकदम जो माध्यम है ना, उसको मुद्रा क्या किया, आसान बना दिया, ठीक है ना। मुद्रा क्या किया, उसको आसान बना दिया। ये बातें समझ गए। अब देखिए, तो विनिमय के दो माध्यम, एक तो वस्तु पहले माध्यम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा अब जो चल रहा है आधुनिक युग में जो चल रही है वर्तमान में, वो मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। क्या, मौद्रिक विनिमय प्रणाली है।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको समझ में आ गई बुआ। मुद्रा का इतिहास समझ में आ गई। पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु ली जाती थी। इस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती थी। अब देखो इस वस्तु विनिमय प्रणाली में तरह तरह के संकटें आती थी, बताए नहीं थे। गाय देकर बकरी लेना, 10 किलो 20 किलो चावल लेकर तनी मनी घी लेना, क्या यहाँ पर क्षति नहीं पहुंचा? बहुत क्षति। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयां आ रही थी। जैसे 1 नंबर आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अब कहेंगे भाई ये क्या है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। देखो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव क्या है कि मान लो यहाँ पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव है कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि मान लो कि मुझे जो वस्तुएं आवश्यकता है, मान लो कि मुझे चाहिए कपड़े और आप मुझे गेहूं दे रहे हैं, तो भाई हम नहीं लेंगे। पहले ही था कि मान लो कि हमें जो आवश्यकता है ना कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकता होगा तभी लेंगे। आप मुझे चावल दे रहे हैं, आप मुझसे गेहूं मांग रहे हैं, हमको चावल की आवश्यकता होगी तभी ना लेंगे। अब मान लो कि हमारे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है ना, क्या 10 लाख मेरे पास, मतलब कहने का मतलब मेरे पास 10 लाख रुपया है, आप उसके बदले क्या करना, चावल देना चाहते हैं, 10 लाख लेना चाहते हैं, तो आवश्यकता होगा तभी ना हम देंगे। तो पहले ही था कि वस्तु देना और लेना था, वस्तु से वस्तु लेना था, लेकिन उसका भी शर्त था, हमको आवश्यकता होगा तभी लेंगे जी। आप चावल दे रहे हैं, मुझसे गेहूं लेना चाहते हैं, तो हमको चावल की आवश्यकता होगा तभी लेंगे। तो लोग को बहुत समस्या होती थी। तो पहले यही है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब जो चीज़ हमको चाहिए था, अगर वही चीज़ है, मतलब जो चीज़ हमको चाहिए अगर मेरे बदले उसको वो चीज़ें चाहिए, मतलब मुझको गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए, मैं चावल उसको दे रहा हूँ, मुझे गेहूं दे रहा है, तो यदि उसका मेल खाता है ना तभी जाकर हम वस्तु का विनिमय कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप मुझे मेरे पास चावल लेकर, मान लीजिए आप मेरे पास और एग्जाम्पल लेकर चलते, चावल गेहूं बहुत अधिक हो गया, ठीक है ना, चावल गेहूं खाली पीसते रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम लोग लेकर चलते हैं और कोई एग्जाम्पल लेकर चलिए, मान लो कि हम लोग दूध लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आप मेरे पास घी है और आप दूध लेकर आ चुके हैं, क्या ले गए आप, मेरे पास दूध है, मेरे पास घी है, आप दूध लेकर आए, तो मैं आपको घी दे रहा हूँ, अब मुझे घी के बदले दही चाहिए, क्या चाहिए, दही। मेरे पास घी है और आपके पास दूध है, मेरे पास घी है और आपके पास क्या है, दूध है। अब मैं घी के बदले दही चाहता हूँ, तो भाई आपके पास तो दूध है, इसका मतलब मैं आपसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ, आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवश्यकता को आप पूरी नहीं कर रहे। मेरे पास घी है, घी के बदले मुझे दही चाहिए, आप दे रहे हैं दूध, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब जो आवश्यकता रहती थी उसी का सिर्फ आदान प्रदान होता था, और जिसका आवश्यकता नहीं रहता था उसका आदान प्रदान नहीं होता था। तो ये पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या क्या थी, तो मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। कहने का मतलब कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, जैसे मान लो कि मैं आपको 10 किलो एकदम मान लो कि 10 किलो मैंने आपको चावल दिया और उसके बदले मुझे घी चाहिए, तो आप 10 किलो घी देंगे नहीं। मापने के लिए जो मापने वाला यंत्र था उसमें हिल ही नहीं था, अंदाज पर लोग दे देता था। पहले दूधो ना पाता था ना, देखिएगा पहले चौखट जो हुआ करता था, चौखट के बगल में एकदम उसको गेरुआ रंग से लीप कर वहाँ पर दूध वाला रोज अपना ठेपा देता था, और महीना लगते लगते वो गिन लेता था कि वो ठेपा है, और उसी ठेपे के अनुसार वो अपना हिसाब जोड़ा करता था। पहले का जो युग जमाना था वो अलग था, ठीक है ना। अब का जो युग जमाना बहुत विकसित हो चुका, बहुत, ठीक है, समझिएगा। तो मूल्य के सामान्य मापक का भाव, पहले मापने वाला कोनो यंत्र नहीं था कि 10 किलो दिए तो 10 किलो चाहिए, 10 किलो चावल दिए तो 10 किलो घी चाहिए, कोनो मापने वाला यंत्र नहीं था, जिसके कारण से लोगों को क्षति पहुंचती थी, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, समझ में ना। तीसरी क्या था, मूल्य के संचय का अभाव। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। पहले मतलब क्या था कि पहले वस्तुओं को इकट्ठा मतलब संचय नहीं करी जा सकती थी। अब मान लो आपके पास चावल है, क्या उसको 10 साल रख सकते हैं संचय करके इकट्ठा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो एकदम रखा लेकिन घुन लग जाएगा, पिलुआ पड़ जाएगा, काम खत्म, कौन लायक नहीं बचेगा। तो पहले वस्तुओं को संचय करने का कोनो यंत्र नहीं था, कोनो मशीन नहीं था, लेकिन मुद्रा को क्या कर सकते हैं आप, संचित कर सकते हैं। इसको जितना पूछ चाहे उतना बैंकिंग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं बाद में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, मूल्य का अभाव था, मूल्य संचय का अभाव था। मतलब हम लोग वस्तुओं का संचय नहीं कर सकते थे, उसको इकट्ठा करके 10 साल 20 साल नहीं रख सकते थे। और चौथा, सह विभाजन का अभाव। भाई अब देखो सह विभाजन का अभाव क्या है, सह विभाजन का अभाव का मतलब मान लो कि मैं आपको गाय दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, गाय दे रहा हूँ, और उसके बदले मुझे बकरी चाहिए, तो गाय या बकरी में अंतर नहीं है। अब मान लो कि मैं आपको गाय दिया और आप मुझे बकरी दे रहे हैं, तो भाई इसका मतलब गाय तो बकरी से कई ज्यादा मूल्यवान है, कई गुना मतलब मूल्यवान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाय का क्या करे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे, अब टुकड़ा करके वो टुकड़ा तुमको दे दिए, मतलब मुझे बकरी चाहिए तो गाय का टंगरिया काट के तुमको दे दिया, बकरिया ले लिए। तो क्या स्व विभाजन का मतलब क्या हो गया, मतलब समान विभाजन करने का अभाव था उस समय। मतलब बड़ा वस्तु देकर छोटा वस्तु लेना, गाय देकर बकरी लेना, बकरी देकर गाय लेना,
ऐसे ट्रांजेक्शन वस्तु देकर वस्तु ली जाती थी पहले के जमाने में, ठीक है बुआ। तो समझिएगा स्व-विभाजन का भाव था, उसमें सामान विभाजित करने वाला कोनो मशीन नहीं था, जिसके कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, जितना सामान लेना उतना पैसा फेंक दीजिए, काम खत्म। ऐसा थोड़े है कि बकरी लेने के लिए हमको गाय देना पड़ेगा, अरे बकरी का जो कीमत होगा उतना दे देंगे, काम खत्म। तो वही स्व-विभाजन का अभाव का मतलब क्या हो गया, पहले सामान विभाजित करने वाला वस्तु नहीं था कि बकरी तो बकरी वाला रेट लगेगा, गाय तो गाय वाला रेट लगेगा, ऐसा कोनो नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले जो था ना, पहले क्या कर जाती, वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान कर जाती थी। तो ये चौथा मतलब कठिनाई था। अब पांचवा था कि भविष्य के भुगतान की कठिनाई। देखो भविष्य के भुगतान की कठिनाई का मतलब क्या होगा, मान लो कि मुझसे कोई 100 रुपया कर्जा ले लिया और 10 साल के बाद देगा फिर 100 रुपया, कौन उसका ऋण नहीं देगा वो। तो पहले ऐसा था, मान लो कि वो गाय लिया, पहले पैसा तो चला, गाय ले लिया, गाय ले लिया 10 साल रखा, और 10 साल रखने के बाद उसका खूब गोबर उबर कर गया, चिपड़ी उपड़ी बनाया, उसका दूध दूध पिया, मतलब हमारे गाय का पूरा वो शोषण किया, और उसके बाद फिर वो गाय आपका 10 साल के बाद वापस लौटा रहा है। तो क्या लाभ होगा गाय देने का, कोनो लाभ नहीं है। तो वही था कि भविष्य के भुगतान की कठिनाई थी। मान लो किसी कोई हमसे ऋण लेता है तो पैसा उसा ससुरा नहीं देगा, उसका उस ऋण नहीं देगा। अब क्या है कि आप 100 रुपया लीजिए ना, ब्याज जोड़कर आपको 5%, 2%, 3% काट लेगा सब पैसा पूरा का पूरा कहीं भी। तो पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले वस्तु दी जाती थी ना उधार, तो फिर उधार में ऋण आपको नहीं देता था, कर्ज के रूप में कुछ पैसा उसा नहीं देता था, खूब बल्कि उसका शोषण करता था आपको, मतलब कर्ज देने वालों को तनिको कोनो लाभ नहीं होता था, ठीक है। तो भविष्य के भुगतान की कठिनाई समझ गए कि भविष्य के लिए मान लो किसी को दिए कर्जा तो उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ करता था। अब पांचवा है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण का मतलब क्या होगा कि मान लो कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा अपना जमीन जायदाद है, यहाँ से हम छोड़कर कहीं और जाना चाहते थे, तो पहले जमीन जायदाद बेचने के लिए कोनो करेंसी नहीं चलता था, इसके कारण से आप बेच कर चले जाएंगे, यहाँ सारा संपत्ति छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो यही मूल्य हस्तांतरण की समस्या थी। मतलब मान लो कि यहाँ से जाकर हम दूसरी जगह बसना चाहते हैं, तो अब क्या, यहाँ का जमीन जायदाद बेचकर आदमी कहीं और जाकर बच सकता है, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो ये 5 तरह की क्षेत्र की समस्याएं पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। पहला क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब जो सामान चाहिए, मान लो कि मेरे पास गेहूं है, उसके पास चावल है, तो अगर मान लो कि मैं वो गेहूं के बदले चावल लेना चाहता होगा, तभी जाकर हम उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सामान होनी चाहिए, ठीक है, दोनों का मेल खानी चाहिए। जैसे बता रहा हूँ, लेफ्टिनेंट रोमिनेंट था, एक आदमी था, ध्यान से समझिएगा। लेफ्टिनेंट केमोरेन नाम का एक आदमी था जो अफ्रीका में नदी पार कर रहा था। लेफ्टिनेंट क्या केमोरेन था, नदी पार करना चाहता था अफ्रीका में। क्या करना चाहता था, नदी पार करना चाहता था लेफ्टिनेंट केमोरेन। अब उसके बदले जो नाविक था वो क्या चाहिए था, उसको हाथी दांत चाहिए था। क्या चाहिए था, हाथी दांत। अब क्या होता है, उसके लेफ्टिनेंट केमोरेन के पास तो हाथी दांत था नहीं। अब लेफ्टिनेंट केमोरेन क्या कि दूसरे आदमी से पूछे, तो बोला कि मेरे पास हाथी दांत है, लेकिन कपड़े मुझे चाहिए, हाथी के दांत के बदले क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। अब भाई उसको कपड़े चाहिए था, इनके पास कपड़े था नहीं, एक पहन लेते, ससुरा पैदल जाए, लंगते होके जाएंगे, क्या लोग इज्जत लूट लेगा, ऐसा ही है। तो कपड़े उनके पास नहीं थे। अब दूसरे व्यक्ति से पूछे तो वो बोल रहा था कि मेरे पास कपड़े हैं, लेकिन मुझे कपड़े के बदले क्या चाहिए, तार चाहिए। अब सोच में पड़ गया, संयोग से इनके पास तार था, तो तार देकर कपड़ा ले लिए, कपड़ा देकर इससे हाथी दांत ले लिए, तब जाकर नाव पर चढ़कर नदी पार किए थे। समझ में? पहले क्या था, मेल खानी चाहिए थी। अगर मुझे हाथी दांत चाहिए तो आपको हाथी दांत देना पड़ेगा, तभी जाकर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, आपका कोनो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये समस्या था, तरह तरह का 6 समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म करने के लिए धात्विक मुद्रा आ गया, मतलब पैसा, करेंसी जिसको कहते हैं, सब आ गया, ठीक है ना। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हुआ करती थी, जिसको खत्म करने के लिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली की आविष्कार करी गई। इसमें क्या है, मुद्राओं के द्वारा ट्रांजेक्शन करी जाती है, ठीक है ना। मुद्रा के द्वारा मतलब मान लो मुझे बकरी चाहिए, जितना बकरी के दाम होगा देकर ले लेंगे। 2 किलो मीट चाहिए, दाम जितना होगा, ऐसा तो है कि 2 किलो मीट के लिए खोसिए देना पड़ेगा, 2 किलो मीट के लिए पूरा गाय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं पहले ही जमाने में हुआ करता था। लेकिन इस सब समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रणाली लाई गई, जिसको मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब मुद्रा के द्वारा अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदना, ये सब क्या होता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली होता है। समझ गए? तो वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली आप समझ गए होंगे। अब देखो, कुछ देश की हम लोग करेंसी जानते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये तीनों पड़ोसी है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इन तीनों का करेंसी क्या, मुद्रा क्या, तो रुपया है। भारत का भी मुद्रा क्या, रुपया, पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया, और नेपाल का भी मुद्रा क्या है,
तो रुपया है। लेकिन बांग्लादेश की अगर करेंसी देखी जाए तो वो टाका है। अमेरिका का क्या करेंसी डॉलर है। इंग्लैंड का पाउंड है। ससुरा देखा आके हम लोग पर कब्जा करा था और अपने यहाँ भारत में रुपया चला दिया। आपने क्या चला दिया है? पाउंड चला दिया। मारी ना को पाउंड चला दिया। इंग्लैंड में क्या है? पाउंड है। इंग्लैंड का करेंसी क्या है? पाउंड है। और रूस का क्या है? रूबल है। रूस का करेंसी क्या है? रूबल है। और सिंगापुर और अमेरिका दोनों का करेंसी एक है, क्या है? डॉलर है सिंगापुर का। अफगानिस्तान का जो अभी क्या किया है, अफगानी को सबको क्या किया, मतलब वहाँ पर थी का काबुल पर क्या किया है, जो तालिबानी लोग अपना हक जमा लिया। इस पर तो मैं कई को वीडियो आपको बना चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ सारी बातें। तो अफगानिस्तान का करेंसी क्या? अफगानी करेंसी है। और ईरान का करेंसी रियाल है। इराक का करेंसी क्या है? इराक का करेंसी है इराक का करेंसी देखिए कितना अच्छा चीज है, दिनार है। इराक का करेंसी क्या है? दिनार है। इराक जो देश है उसका करेंसी क्या? दिनार है। और स्वीडन का क्या है? क्रोना है। क्रोना हाई कोरोना नहीं, क्रोना। तो स्वीडन का करेंसी क्या है? क्रोना है। तो ये कुछ देश का मतलब क्या था? करेंसी था, मुद्रा था। लेकिन 3 देश नेपाल, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों का भी करेंसी क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है आपका क्या चल रहा है? रुपया चल रहा है। अब देखिए मुद्रा के हम लोग कार्य पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आखिर मुद्रा के कार्य है क्या, मुद्रा कौन कौन सा कार्य करता है। देखो मुद्रा कार्य तो पहले तो वस्तु का आदान प्रदान एकदम सही से करवाता है। तो विनिमय, इसका पहिलका कार्य जो होता है ना, मुद्रा का पहिलका कार्य पर फोकस करते हैं तो वो होता है विनिमय का माध्यम। मतलब है वस्तुओं को खरीदने बेचने में क्या करता है? एकदम आसान भूमिका अपनाता है। मान लो कि मुझे एक किताब चाहिए, आज 100 रुपये में देखकर मैं क्या किया? खरीद लिया। अब पहले क्या हुआ था? मान लो कि मेरे पास फिजिक्स का किताब है, उसके पास केमिस्ट्री का किताब है। अब मुझे फिजिक्स के बदले क्या चाहिए? मुझे फिजिक्स के बदले मैथ चाहिए और उस ससुरी क्या दे रहा है? वो हमको केमिस्ट्री दे रहा है। तो क्या हम आदान प्रदान करेंगे? नहीं, ये समस्या था पहले। लेकिन इस विनिमय का माध्यम हो गया, पैसा दीजिए, फिजिक्स का किताब लीजिए, जो लेना ले लीजिए। तो विनिमय के माध्यम को मुद्रा क्या किया? आसान बना दिया है। मतलब खरीदने बेचने के माध्यम को मुद्रा क्या किया? आसान बना दिया। ये पहला कार्य। दूसरा मूल्य का मापक, मतलब मूल्य को मापी जा सकती है। मान लो कि मेरे पास 10 किलो चावल है और उसके बदले मुझे घी लेना चाहता है, तो मैं 10 किलो चावल बेचकर मुद्रा ले लूंगा और मुद्रा के प्रति क्या करूंगा? जितना मुद्रा उतना घी ले लूंगा। तो मूल्य को मापने के लिए ये मुद्रा क्या करती है? अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करती है। 2 कार्य। तीसरा कार्य विलंबित भुगतान का मान। देखो विलंबित भुगतान का मान क्या हुआ? विलंबित का मतलब मान लो कोनो कर्जा उर्जा लिया। अब भाई 10 साल के तू कर्जा लेना चाहता, 100 साल का तू ले ना लो, लेकिन भरपाई तो करना पड़ेगा, फ्री में नहीं। ऐसा नहीं कि मान लो कि मुझसे गाय उधार लिया, पहले के जमाने में हुआ करता था, गाय उधार लेंगे तो 10 साल के बाद देंगे तो कोनो लाभ नहीं, कोई लाभ ही नहीं होगा हमको। वो खूब दूध पिएगा, उस गोबर का चिपड़ी उपड़ी बनाएगा, खूब उसको लाभ होगा, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा आप दिए हैं तो। लेकिन अब क्या है? अब कर्जा लेंगे ना, अब कर्जा लेंगे तो अब तो भाई मुद्रा हो चुका है, वस्तु तो है नहीं। मुद्रा लेंगे तो उसका परसेंटेज लगेगा, जितना दिन रखेंगे उतना आपको कर्जा भरपाई करना पड़ेगा। तो विलंबित भुगतान का मान मतलब जितना दिन आप कर्ज लेकर रहेंगे उतना आपको भुगतान करना पड़ेगा मुद्रा के अनुसार, ठीक है ना। ये तीसरा कार्य मुद्रा करता है। और चौथा मूल्य का संचय। अब पैसों को इकट्ठा करके 10 साल 20 साल के लिए आप पैक कर सकते हैं, बुढ़ारी के लिए सेफ्टी रख सकते हैं, ताकि बुढ़ारी में दांतों तो सब गिर जाएगा ना, तो बेटा नहीं करवा लिया कि अपना से क्या करिएगा, खा पी लीजिएगा, होता ना। बुढ़ारी में बेटा उटा सब क्या करता, पूछना उछना बंद कर देता है सब, देखिएगा ना। अब ये से कुछ लड़का लड़की देखा जाता है, अपने माई बाबू के बुढ़ा बुढ़िया कहता है सब। तो देखो बुआ, तो मूल्य का संचय का मतलब क्या हो गया? मूल्य को इकट्ठा कलेक्टिव कर सकते हैं, जो करेंसी होता है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। बैंकिंग सेवा बहुत सारा आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल्य को संचय इकट्ठा करने की मुद्रा क्या हो गया? ये एक सेवा प्रदान करता है। चौथा कार्य। अब पांचवा कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण। हालांकि देखिए मुद्रा के 4 ही कार्य होते हैं। कौन कौन सा? विनिमय, मापक और क्या होता है? विलंबित भुगतान, विलंबित और मूल्य होता है। ये 4 तरह का कार्य होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मुद्रा के 4 महान कार्य हैं: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। क्या? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, ये 4 कार्य ही होते हैं। लेकिन पांचवा भी हमें जानना पड़ेगा, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण का मतलब क्या होता है कि मान लो हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से हमको दूसरी जगह जाना है, तो ये जमीन जायदाद फ्री में छोड़कर नहीं जाएंगे, पहले होता था, अब इसको बेच बाच के जाएंगे कहीं, तो ये होता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो मुद्रा जो होता है 4-5 तरह का कार्य करती है। विनिमय का कार्य करती है, मूल्य को मापने का कार्य करती है, विलंबित भुगतान, देर से आप पैसा देंगे तो उसका कर्ज देना पड़ेगा, और उसका मूल्य को संचय कर सकते हैं, अधिक समय के लिए जमा कर सकते हैं, और क्रय शक्ति का
हस्तांतरण बेच उच कर क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह जाकर बच सकते हैं। तो ये 4 तरह के कार्य कौन करता है, तो मुद्रा करने का काम करता है। तो समझ में आ गया होगा, मुद्रा का इतिहास आपको बेटर समझ में आ गया। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और उस मुद्रा को सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। मान लीजिए कि आप भी अपना नोट छाप रहे हैं, सरकार का उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हो, कोनो नोट देखिएगा तो उस पर आरबीआई जो गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो होता है, उहे क्या करता है, उस पर साइन कैले रहता है। आ साइन नहीं करेगा तो उसका कोनो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आरबीआई जो होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही करेंसी पर जो भारत की मुद्रा उस पर क्या करता है, साइन इन करने का काम करता है। 1 रुपया का मुद्रा पर वो साइन इन नहीं करता है, 2 रुपया का जो नोट होता है ना उस सब पर साइन करने का काम करता है। ऐसा तो है कि 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया सिक्का पर वो साइन करे, उस पर साइन नहीं होता है। नोट जो होता है 2 रुपया से लेकर आगे तक का जितना नोट है उस पर आरबीआई का गवर्नर क्या करता है, साइन करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया बुआ। तो मतलब मुद्रा का इतिहास का बहुत पुराना, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, बहुत इसमें समस्या हुआ करती थी, लेकिन इसको आसान करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा में पहले धातु का मुद्रा हुआ, भारत में फिर सोने का मुद्रा बना दिएगा। सोने का तो वो अपने अलग कीमत था, लेकिन फिर भी सोने का ट्रांजेक्शन वो तो माध्यम था एक वस्तु खरीदने बेचने का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया, मतलब मौद्रिक विनिमय प्रणाली आते ही आदमी को जो है ना, मतलब वस्तु खरीदने और बेचने में आसानी मिल गई। अब मुद्रा के ये 4-5 कार्य महत्वपूर्ण होता है। विनिमय का कार्य करेगा, मूल्य मापक का काम करेगा, विलंबित भुगतान, देर से पैसा देंगे तब वो आपको कर्जा मतलब उसका ऋण चुकाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। और भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, पैसा को मुद्रा को संचित कर सकते हैं और यहाँ से कहीं बेच उच कर जाना चाहते हैं तो आप उसके बदले मुद्रा लेकर जा सकते हैं, दूसरी जगह बच सकते हैं। आप पहले ऐसा नहीं था। तो ये मुद्रा के जो बेसिक बात था, बेटर से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ेंगे, एटीएम की सारी संपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे, संपूर्ण एटीएम के बारे में जानेंगे कि एटीएम कैसे काम करता है, एटीएम होता क्या है। ये सारी बातें अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे।